पृथ्वी आज जैसी दिखती है वैसी हमेशा नहीं थी। अरबों साल पहले की अर्थ एक डरावनी, जहरीली और लगभग नर्क जैसी दुनिया थी। आसमान नीला नहीं था, समंदर नीले नहीं थे, हवा सांस लेने लायक नहीं थी और सतह पर कोई हरियाली नहीं थी। यह वह दौर था जब हमारे ग्रह पर जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ खौलते हुए समंदर, गंधक की बदबू और काले धुएं से भरा वातावरण। हम शुरुआत करते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले की पृथ्वी से। उस समय पृथ्वी का वातावरण आज वाले वातावरण से बिल्कुल उल्टा था। हवा में सबसे ज्यादा गैसें थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, सल्फर और उसके विषैले यौगिक। ऑक्सीजन का नाम भी नहीं था। सूर्य की किरणें सीधे सतह पर गिरती थी क्योंकि ओजोन लेयर भी मौजूद नहीं थी। यूवी रेडिएशन इतनी तेज थी कि अगर आज का कोई इंसान उस समय एक पल भी वहां खड़ा हो जाए तो उसकी त्वचा तुरंत जलकर खराब हो जाती। समंदर गहरे लाल और भूरे रंग के होते थे क्योंकि उनमें लोहे यानी आयरन की मात्रा बेहद अधिक थी। पानी गर्म था, कभी कभी उबलने के करीब। ज्वालामुखी लगातार फटते रहते थे, राख और गैसें आसमान में भर देते थे। बिजली गिरती, तूफान आते और पृथ्वी की सतह हर पल बदलती रहती। यह ग्रह जीवों के लिए नहीं बल्कि खतरों के लिए बना लग रहा था। लेकिन इसी होस्टाइल दुनिया में जीवन की पहली चिंगारी जलने वाली थी। लगभग 3.5 से 3.2 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ऐसा सूक्ष्म जीव उभरा जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल दी। इस जीव का नाम था साइनोबैक्टीरिया। ये टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो समंदर की सतह पर उगने वाली पतली चादरों जैसे कॉलोनीज बनाते थे। इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है और आज भी इनके फॉसिल्स मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया की सबसे बड़ी खासियत थी फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता। मतलब ये सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल कर ऊर्जा बना सकते थे। लेकिन यह क्षमता पृथ्वी के इतिहास में एक नई समस्या के साथ आई। फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन यानी O2। हम आज उसकी वजह से जीते हैं, लेकिन उस प्रारंभिक दुनिया में ऑक्सीजन एक जहर था क्योंकि तब का पूरा जीवन जो भी थोड़ा बहुत माइक्रोबियल फॉर्म में था, ऑक्सीजन हीटिंग था। उन्हें ऑक्सीजन के साथ सरवाइव करने की किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम की जरूरत नहीं थी। इसलिए जब साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस शुरू किया तो उन्होंने पहली बार समुद्र में स्लो पॉइजन छोड़ना शुरू किया यानी ऑक्सीजन। जब साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया तब वह ऑक्सीजन समुद्र और वातावरण में फैल नहीं पा रही थी। पता है क्यों? क्योंकि ओशन में आयरन बहुत ज्यादा था। जैसे ही ऑक्सीजन पानी में घुलती, आयरन उसके साथ मिलकर रस्ट यानी आयरन ऑक्साइड बनाता। यानी ऑक्सीजन जैसे ही पैदा होती तुरंत समाप्त हो जाती, वह हवा में जमा ही नहीं होती। इस प्रक्रिया ने ओशन के कलर को, उसकी केमिस्ट्री को और पृथ्वी की जियोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं पर पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस बनी, बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस यानी BIFS, जो आज दुनिया के सबसे बड़े आयरन ओर सोर्सेस हैं। लाखों वर्षों तक साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाते रहे और ओशन आयरन को एब्जॉर्ब करता रहा। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल अभी भी शून्य के आसपास था। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला था जब ओशन की यह ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी खत्म होने वाली थी। लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले समुद्र आखिरकार आयरन से पूरा भर चुका था। अब ओशन ऑक्सीजन को पूरी तरह बाइंड यानी बांध नहीं सकता था और जैसे ही यह क्षमता खत्म हुई, ऑक्सीजन पहली बार एटमॉस्फेयर में जमा होने लगी। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसके परिणाम पूरी पृथ्वी पर महाविनाश लाने वाले थे। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जमा होने से 2 बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं शुरू हुई। नंबर 1, मीथेन का टूटना। एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मीथेन था और मीथेन एक सुपर ग्रीन हाउस गैस है। ध्यान रहे, मीथेन मच ग्रेटर देन CO2, यानी मीथेन जितना ज्यादा होगा पृथ्वी उतनी ज्यादा गर्म रहेगी। लेकिन ऑक्सीजन के आने से मीथेन जल्दी जल्दी टूटने लगा। मीथेन टूटते ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कोलैप्स होने लगा। नंबर 2, ग्लोबल टेम्परेचर में तेज गिरावट। कुछ ही हजारों वर्षों में क्लाइमेट ड्रास्टिकली बदल गया। पहले जो गर्म और ह्यूमिड ग्रह था वह तेजी से ठंडा होने लगा। यह कूलिंग इतनी तेज थी कि आगे जाकर इसका नतीजा बना स्नोबॉल अर्थ, जब पूरा ग्रह बर्फ की मोटी परत में ढक गया। लेकिन कैटास्ट्रॉफी सिर्फ यहीं तक नहीं था। आज के ज्यादातर जीव ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, लेकिन शुरुआती दुनिया के माइक्रोब्स ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। ऑक्सीजन उनके लिए एक सेल डिस्ट्रॉइंग टॉक्सिन की तरह बिहेव करता था। उस समय के ऑलमोस्ट सभी जीव एनेरोबिक थे, मतलब वे बिना ऑक्सीजन के रहते और उसी में थ्राइव करते थे। जब एटमॉस्फेयर और ओशन में ऑक्सीजन बढ़ने लगी तो उनकी सेल मेम्ब्रेन्स टूटने लगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस फेल होने लगी, DNA डैमेज होने लगा, रेस्पिरेशन सिस्टम्स शट डाउन हो गए और इसी के साथ शुरू हुई पृथ्वी की पहली मास एक्सटिंक्शन। यह एक्सटिंक्शन इतना व्यापक था कि पृथ्वी पर मौजूद माइक्रोबियल लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया।
अर्थ की पहली बड़ी बायोलॉजिकल क्राइसिस ऑक्सीजन के कारण आई। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी या द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, कि एक ऐसा तत्व जो आज जीवन का आधार है, उसने कभी पृथ्वी को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ऑक्सीजन के बढ़ने और मीथेन के गिरने से तापमान इतना गिरा कि वह ग्रह तेजी से ठंडा होने लगा। पृथ्वी की सतह पर आइस शीट्स बन गईं, ओशन की सतह जम गई, सूर्य की रोशनी वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट होने लगी। इससे कूलिंग और बढ़ती गई। यह फीडबैक लूप इतना तेज था कि आगे जाकर पूरा ग्रह एक सफेद बर्फ से ढके गोले जैसा बन गया। यही थी वह परिस्थितियां जिसने ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी को एक प्लैनेटरी आइस एज में बदल दिया। द ग्रेट ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी सिर्फ मास एक्सटिंक्शन पर खत्म नहीं हुआ, इसने पृथ्वी को एक और भी खतरनाक दिशा में धकेल दिया। एक ऐसी स्थिति जब पूरा ग्रह बर्फ से ढक गया। लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ रही थी और मीथेन तेजी से घट रहा था। मीथेन के बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट लगभग खत्म हो गया। ग्रीन हाउस गैसों का गिरना मानो पृथ्वी के हीटर को अचानक बंद कर देने जैसा था। तापमान लगातार गिरता गया। पहले 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर -20 डिग्री सेल्सियस और कई जगह -40 डिग्री सेल्सियस तक। समंदर की सतह पर जमी बर्फ फैलने लगी। जैसे ही आइस शीट्स बड़े होते गए, वे सूर्य की रोशनी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्टेड करने लगे। इससे बर्फ और भी फैलती गई। एक सेल्फ एम्प्लीफाइंग साइकिल बन गई। कुछ ही हजार वर्षों में पृथ्वी ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी जहां लगभग पूरा ग्रह एक सफेद चमकता हुआ आइस बॉल बन चुका था। जीवन के लिए यह सबसे कठिन समय था। ओशन की सतह की मोटी बर्फ सूर्य की रोशनी को रोक देती थी। फोटोसिंथेसिस लगभग रुक गया। ठंड ने हर चीज को धीमा कर दिया। लेकिन साइनोबैक्टीरिया अभी भी खत्म नहीं हुए थे। साइनोबैक्टीरिया ओशन की गहराई में नहीं रहते थे। उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य की जरूरत थी। लेकिन स्नोबॉल अर्थ में ओशन की सतह बर्फ से बंद थी। फिर भी साइनोबैक्टीरिया कुछ कारणों से सरवाइव कर पाए। नंबर 1, बर्फ के पतले क्रैक जोन्स। कुछ क्षेत्रों में बर्फ की परत बहुत पतली थी। इन क्रैक्स से हल्की रोशनी पानी तक पहुंचती थी और वही साइनोबैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए बस काफी थी। नंबर 2, ज्वालामुखीय समुद्री वेंट्स। समुद्र की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट्स लगातार गर्मी और केमिकल्स छोड़ते रहते थे, जहां तापमान बहुत कम नहीं था और माइक्रोब्स के कुछ समूह सरवाइव कर सके। नंबर 3, तेज एडेप्टेबिलिटी। साइनोबैक्टीरिया अर्थ के सबसे एडेप्टिव ऑर्गेनिजम्स में एक है। टेम्परेचर, एसिडिटी और हार्श रेडिएशन हर एनवायरनमेंट में वे एडजस्ट कर सकते हैं। इन्हीं वजहों से जीवन पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। स्नोबॉल अर्थ जितना विनाशकारी था उतना ही महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यह इतिहास में पहली बार था जब पृथ्वी ने क्लाइमेट को एक्सट्रीम स्तर पर पुश किया और फिर वापस बाउंस किया। बर्फ से ढके ग्रह पर एक बात नहीं रुकी थी, ज्वालामुखी गतिविधि। पृथ्वी का मेंटल बर्फ को नहीं पहचानता था। वह अंदर से लावा, गैसेस और CO2 लगातार बाहर फेंकता रहा। लेकिन बर्फीली पृथ्वी CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रॉक्स एक्सपोज्ड नहीं थे। इसलिए वॉल्केनिक CO2 वातावरण में जमा होने लगा। लाखों वर्षों तक CO2 एकत्र होता गया। वातावरण धीरे धीरे CO2 से भरता गया और ग्रीन हाउस इफेक्ट फिर से एक्टिवेट होने लगा। आखिरकार वह बिंदु आया जब CO2 इतना ज्यादा बढ़ गया कि बर्फ पिघलने लगी। पहले दरारें बनी, फिर आइस शीट्स टूटे और धीरे धीरे पृथ्वी फिर लिक्विड ब्लू प्लैनेट में बदल गई। स्नोबॉल अर्थ खत्म हुआ था, लेकिन कैटास्ट्रॉफी ने पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया था। जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो उसका एक हिस्सा आपस में रिएक्ट होकर एक नई गैस बनाने लगा, ओजोन यानी O3। ऊंचे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्लस UV रेडिएशन इक्वल टू ओजोन बन गया। यह ओजोन लेयर इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेक्टिव शील्ड में से एक है। यह सूर्य की हानिकारक UV रेज को रोकती है। स्नोबॉल अर्थ के बाद ओजोन लेयर बन चुकी थी और लगातार थिक हो रही थी। इसके परिणाम में सतह पर रेडिएशन कम हुआ, DNA डैमेज कम हुआ, शैलो ओशन एनवायरनमेंट्स सुरक्षित हुए, फोटोसिंथेसिस अधिक एफिशिएंट हुआ। यह लेयर कॉम्प्लेक्स लाइफ के विकास के लिए जरूरी थी। इसके बिना कोई प्लांट, एनिमल या मानव कभी इवॉल्व नहीं हो सकता था। स्नोबॉल अर्थ के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर होने लगी। एटमॉस्फेयर और ओशंस में O2 की मात्रा आज जितनी तो नहीं थी, पर इतनी थी कि मेटाबॉलिक पाथवेज बदलने लगे। दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म पहले एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर चलता था। इस रेस्पिरेशन से कम एनर्जी मिलती थी, लेकिन ऑक्सीजन बेस्ड रेस्पिरेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ऊर्जा देने में 15 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। यही वो क्षण था जब जीवन का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के फायदे। नंबर 1, बहुत ज्यादा एनर्जी आउटपुट। नंबर 2, तेज ग्रोथ। नंबर 3, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने की क्षमता। नंबर 4, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन का रास्ता खोला।
अगर ऑक्सीजन ना होता तो आज पृथ्वी पर सिर्फ बैक्टीरिया जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स ही होते। जैसे ही ओशंस ने आयरन को पूरी तरह रस्ट कर दिया, पानी की रासायनिकी बदलने लगी। ओशन धीरे धीरे साफ और नीले रंग में बदल रहा था। आयरन ऑक्साइड नीचे जमीन में सेटल हो चुका था। अब ओशन में फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स बढ़ने लगे। ये न्यूट्रिएंट्स लाइफ के लिए फूड की तरह काम करते थे। इनकी वजह से बायोलॉजी में डाइवर्सिटी तेजी से बढ़ी। द ग्रेट ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी के बाद पृथ्वी पर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स उभर कर आए। नंबर 1, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऑक्सीजन लवर्स, जो ऑक्सीजन में थ्राइव करते थे और जल्दी जल्दी इवॉल्व होने लगे। नंबर 2, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऑक्सीजन हीटर्स, जो ऑक्सीजन से बचते हुए डीप ओशन या सॉइल की गहराइयों में चले गए। धीरे धीरे ऑक्सीजन बेस्ड इकोसिस्टम्स डोमिनेंट होने लगे। यह पृथ्वी के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। अब पहली बार कॉम्प्लेक्स सेल्स यानी यूकेरियोट्स बनने वाले थे, जो आगे चलकर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस का आधार बने। स्नोबॉल अर्थ खत्म हो चुकी थी, ओजोन लेयर बन चुकी थी और पृथ्वी का वातावरण अब पहले से कहीं अधिक स्थिर था। लेकिन द ग्रेट ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। इस कैटास्ट्रॉफी ने जीवन का भविष्य तय करने वाला सबसे बड़ा इवोल्यूशनरी बदलाव शुरू किया, कॉम्प्लेक्स सेल्स का जन्म। स्नोबॉल अर्थ के बाद जब ऑक्सीजन की मात्रा कुछ हद तक स्थिर हुई, तब अर्थ पर एक नए प्रकार की सेल्स बनने लगी। ये थी यूकैरियोटिक सेल्स, जो बाद में हर जटिल जीव की नींव बनी। पहले के सभी ऑर्गेनिजम्स सिंपल थे, बैक्टीरिया या आर्किया। उनमें न्यूक्लियस, इंटरनल कंपार्टमेंट्स या एडवांस्ड फंक्शंस नहीं थे। लेकिन ऑक्सीजन रिच वातावरण ने जीवन को नई दिशा दी। ऑक्सीजन ने मेटाबॉलिज्म को तेज किया, सेल्स को अधिक एनर्जी उपलब्ध कराई, कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस को संभव बनाया। यही एनर्जी सर्ज व फ्यूल था जिसने पहली बार लार्जर और मोर ऑर्गेनाइज्ड सेल्स बनने की अनुमति दी। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसे एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी कहती है। किसी एंशिएंट बैक्टीरियल सेल ने एक छोटे एरोबिक बैक्टीरियम को निगल लिया, लेकिन उसे डाइजेस्ट करने की बजाय दोनों ने साथ रहने का समझौता कर लिया। बड़ा सेल प्रोटेक्शन देता था, छोटा बैक्टीरियम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाता था। वही छोटा बैक्टीरियम आज की माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारी हर सेल का पावर हाउस। यही पल जीव विज्ञान में एक महाक्रांति लेकर आया। यूकैरियोट्स बनने के बाद पृथ्वी का बायोलॉजिकल लैंडस्केप बदलने लगा। सेल्स बड़ी होने लगी, डीएनए जटिल होने लगा, ऑर्गन सेल्स विकसित होने लगे, फोटोसिंथेसिस भी एडवांस्ड वर्जन्स में बदलने लगा। अब ऑर्गेनिजम्स सिर्फ सरवाइव करने नहीं बल्कि ग्रो और डाइवर्सिफाई करने के लिए तैयार थे। अगले कुछ करोड़ वर्षों में लाइफ ने एक नया कदम उठाया, मल्टी सेल्यूलैरिटी। लगभग 1 अरब वर्ष पहले कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ने कॉलोनीज में रहना शुरू किया। शुरुआत में ये कॉलोनीज लूजली ऑर्गेनाइज्ड थी, लेकिन समय के साथ सेल्स ने स्पेशलाइज्ड रूल्स बनाना शुरू किया। कुछ सेल्स सिर्फ मूवमेंट संभालती थी, कुछ न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती थी, कुछ रिप्रोडक्शन करती थी। यह स्पेशलाइजेशन इवोल्यूशन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। इसी से पहली मल्टी सेल्यूलर एल्गी, सिंपल वॉर्म्स और आगे चलकर प्रारंभिक एनिमल्स बने। अगर ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी ना होती तो यह एंटायर इवोल्यूशनरी पाथ कभी मौजूद ही नहीं होता। ऑक्सीजन बढ़ने का एक और प्रभाव पड़ा। समंदर में न्यूट्रिएंट्स स्टेबल हुए, आयरन सेटल हो चुका था, ओशन केमिस्ट्री प्रिडिक्टेबल हो चुकी थी और फोटोसिंथेसिस अब तेजी से होने लगा। जैसे जैसे ओशन ऑक्सीजन रिच होते गए, वैसे वैसे लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले एक बड़ा इवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुआ। एडियाकार्न लाइफ फॉर्म्स, जो पहले बड़े सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स थे, और फिर 541 मिलियन वर्ष पहले आया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जब पृथ्वी पर जीवन की डाइवर्सिटी अचानक कई गुना बढ़ गई। इस एक्सप्लोजन में पहली बार आंखें विकसित हुई, नर्वस सिस्टम्स बने, मजबूत शरीर बने, प्रेडेटर्स और प्रे की दौड़ शुरू हुई, कोरल रीफ्स बने, कॉम्प्लेक्स मरीन एनिमल्स विकसित हुए। इन सभी इवोल्यूशनरी इनोवेशंस को चलाने वाली मुख्य ऊर्जा थी ऑक्सीजन। समंदर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ने सरफेस पर आने की कोशिश की, लेकिन बिना ओजोन लेयर के यह संभव नहीं था। ओजोन लेयर अब इतना मजबूत हो चुकी थी कि यूवी रेडिएशन काफी कम हो चुकी थी। इससे पृथ्वी की सतह पहली बार लाइफ फ्रेंडली बनी। सबसे पहले आए सिंपल प्लांट्स और फंगी, फिर आर्थ्रोपॉड्स, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स। हर कदम पर ऑक्सीजन सेंट्रल रोल निभा रहा था। बड़ी बॉडीज ऑक्सीजन की वजह से पॉसिबल हुई, एक्टिव मूवमेंट ऑक्सीजन की वजह से डेवलप हुआ, एडवांस्ड ब्रेन्स ऑक्सीजन की वजह से इवॉल्व हुए, और लाखों वर्षों बाद पृथ्वी ने अपना सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व किया, होमो सैपियंस यानी इंसान। इंसान सीधा ऑक्सीजन से नहीं बना, लेकिन ऑक्सीजन ने वह कंडीशंस तैयार की जिनके बिना मानव का जन्म असंभव था।
ऑक्सीजन ने इनडायरेक्टली क्या क्या बनाया? बड़ा दिमाग, हाई ऑक्सीजन डिमांड, तेज मेटाबॉलिज्म, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम, एडवांस्ड मसल मूवमेंट, हाई स्पीड थिंकिंग। हमारी सोचने, सीखने और दुनिया समझने की क्षमता पूरी तरह ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। आज दुनिया के सभी जटिल जीव, सभी इकोसिस्टम्स, सभी फॉरेस्ट्स, सभी ओशंस, सब ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन के इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं। द ग्रेट ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी एक अजीब विरोधाभास है। इसने अर्थ की पहली दुनिया को खत्म कर दिया। उस समय के लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स वाइप आउट हो गए, क्लाइमेट क्रैश हुआ, प्लैनेट फ्रीज हो गया। लेकिन इसी ने ओजोन लेयर बनाई, इसी ने एरोबिक रेस्पिरेशन बनाया, इसी ने कॉम्प्लेक्स सेल्स बनाए, इसी ने मल्टी सेल्यूलर लाइफ पॉसिबल बनाया और इसी ने ह्यूमन इवोल्यूशन का रास्ता खोला। यानी ऑक्सीजन ने पहली बार जीवन को तबाह किया, तभी उसने बाद में उसे नए रूप में जन्म दिया। कल्पना कीजिए अगर साइनोबैक्टीरिया कभी नहीं आते, अगर फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन कभी नहीं बनता, अगर ओशंस ने आयरन को एब्जॉर्ब नहीं किया होता, अगर मीथेन ब्रेकडाउन नहीं होता, अगर स्नोबॉल अर्थ नहीं होता, अगर ओजोन लेयर नहीं बनते, तो आज ना जंगल होते, ना जानवर, ना इंसान, ना सिविलाइजेशन। द ग्रेट ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी सिर्फ एक मास एक्सटिंक्शन नहीं थी, यह वह घटना थी जिसने अर्थ की कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर धकेला और फिर उसी मोड़ ने भविष्य में लाइफ को सबसे सुंदर रूप में इवॉल्व किया। यही वजह है कि पृथ्वी के इतिहास में ऑक्सीजन को कहते हैं द एलिमेंट दैट डिस्ट्रॉयड अ वर्ल्ड सो इट कुड बिल्ड अ बेटर वन। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।